बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज साल का आखिरी दिन है और आज हमारा साल का आखिरी शो है, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम पूरे साल की पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है उसको रिकैप करें और पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया स्पोर्ट्स के मैदानों में, और पाकिस्तान की क्या अचीवमेंट रही, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेंथ रही, पाकिस्तान की क्या वीकनेसेस रही, इसको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और हम बड़ा ब्लेस अपने आप को फील करते हैं और बहुत ही अपने आप को जो है वो खुशकिस्मत समझते हैं कि जब इतनी मौजूद शख्सियात हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होती हैं या जी स्पोर्ट्स के लिए अपना वक्त निकालती हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जो अपने फील्ड में एक उस्ताद, एक तलीक़ की हैसियत रखते हैं, एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि जब मैंने जी स्पोर्ट्स में शो को एंकर करना शुरू किया तो मेरे शो के जो पहले गेस्ट थे वो यही मौजूद शख्सियत थे। और जब जब हमारा कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे साथ ये शो का हिस्सा बने, हमारे शो को रौनक बख्शें, हमारे शो को जीनत बख्शें। और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि अपनी गुनागो मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला और आज खुसूसी तौर पर इस साल के आखिरी शो के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सीजन और बहुत ही काबिल एहतराम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर। बहुत शुक्रिया कि आप हर बार इसी तरह तारुफ कराते हैं कि मैंने पहला शो इनके साथ किया, लेकिन आपके साथ जब भी शो करते हैं मज़ा आता है। सर थैंक यू सो मच। हम बड़ा ऑनर और बड़ा ब्लेस फील करते हैं जब आप जैसी जो है पुरशफ़क़त और पुरमशक्क़त जो है वो शख्सियत का साथ जो है हमारे साथ होता है। सर ये बताइएगा सबसे पहले तो कि पाकिस्तान पहली टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया। लगता है आपको कि वनडे में पाकिस्तान की टीम एक शेप में आ चुकी है? देखिए हमारी टीम अगर आप देखें बेहतर हो रही है, लेकिन परफॉर्मेंस पैचेस में दे रही है कि हम जब जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद फिर जब साउथ अफ्रीका आते हैं तो वनडे सीरीज T20 सीरीज़ हम वाइट वॉश हो जाते हैं, लेकिन फिर वनडे सीरीज़ में हम उनको तीनों मैचों में क्लीन स्वीप कर देते हैं। मेरा ख्याल में अच्छी टीम है, बेहतर टीम है, रिजवान अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, लेकिन एक दो जो गैप्स हैं वो शायद फिल करना पड़ेंगे वनडे में। जिस तरह एक ओपनिंग स्लॉट की अगर बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो हम आखिर में सेंचुरियन टेस्ट हार गए तो लग ऐसे रहा था कि शायद नए साल से पहले हम टेस्ट मैच में किसी बड़ी टीम को उनके मुल्क में जाके हराएंगे। तो मेरा ख्याल है अगर बेहतर प्लानिंग होती, कुछ हमारे कप्तान आउट ऑफ द बॉक्स सोचते तो हम साउथ अफ्रीका को हरा सकते थे। लेकिन वो जो क्रंच मोमेंट्स थे, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि शान मसूद ने जब ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी हो रही थी 9वीं विकेट की, तो वहाँ साइम अय्यूब और सलमान अली आगा का ऑप्शन मौजूद था। फिर जब 17 रन रह गए उस वक्त वो लेकर आ गए आमिर जमाल को। मेरे ख्याल में आमिर जमाल इस 11 में उनकी जगह बनती नहीं थी, लग नहीं रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या पूरे बैट्समैन हैं या पूरे बॉलर हैं। मीर हमजा जब मौजूद है हमारे पास तो आमिर जमाल को खिलाना, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आपको पता है कि एक थोड़ा सा ऑप्शन आपके पास होता है, वो एंगल ज़रा डिफरेंट होता है। लेकिन बहरहाल मिस कर दिया हमने टेस्ट मैच। शायद कि अब सीरीज़ में केप टाउन टेस्ट में हम शायद इतने करीब साउथ अफ्रीका के नहीं आ सकेंगे। क्या वजह समझ में आ रही है आपको कि शान मसूद की कैप्टनसी में मुसलसल बात हो रही है और जितने मैचेस भी अभी तक हमने उनकी कैप्टनसी में खेले हैं, साउथ अफ्रीका में भी अगर हम खेलें 7 लास्ट मैचेस जो टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान ने 7 के 7 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। जो हमने कामयाबी भी हासिल की उसमें भी जो है वो साजिद खान का और नौमान अली का ज़्यादा रोल रहा, कैप्टनसी उसमें भी हमें फ्लॉज नज़र आए थे। मेरे ख्याल में चूँकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसलिए परफॉर्मेंस ना करने का जो प्रेशर है वो उनकी कप्तानी पे आ रहा है। तो अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इतने बुरे कप्तान नहीं है। लेकिन फिर एक और जो हमने इंग्लैंड की सीरीज़ में देखा कि पीसीबी ने कप्तान से सिलेक्शन के इख्तियारात वापस ले लिए, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि शान मसूद जो हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी और को खिलाना चाहते हो, लेकिन आकिब जावेद जैसा हैवीवेट जब ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान की इतनी चलती होगी। तो देखिए दुनिया भर में कप्तान जो है वो सिलेक्शन का पार्ट होता है। यहाँ हमने पहले जैसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को सिलेक्शन में निकाल दिया,
वो एहतजाज करते करते पाकिस्तान टीम को छोड़ के चले गए। लेकिन कप्तान, मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हम उसको देख रहे हैं, एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस और दूसरा सिलेक्शन में बिल्कुल अलग थलग वो नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ये 11 खिलाड़ी शान मसूद के 11 खिलाड़ी थे। क्योंकि मेरे साथ शो में एक प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि लग नहीं रहा कि शान कप्तान है, उसको अपनी अथॉरिटी को मनवाना चाहिए। अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है भट्टी साहब, तो किस तरह से अपनी अथॉरिटी को मनवा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं विक्टों के पीछे से रिजवान भी बाबर आजम को कप्तान करके आवाज़ दे रहे होते हैं। देखिए, उसका तो फिर एक सादा सा जवाब है कि जिस तरह आप शो कर रहे हैं कि अगर आपको पहले से सवालनामा थमा दिया जाए कि अली सलमान आपने ये सवाल पूछना, आपके भाई एंकरिंग तो मैं कर रहा हूँ, तो सवाल आप किस तरह दे सकते हैं? तो एक ही उसका हल है कि वो कप्तानी छोड़ दें। लेकिन अगर वो कप्तानी छोड़ेंगे, फिर जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या वो पाकिस्तान टीम में उनको जगह मिल सकेगी? मेरे ख्याल में इमामुल हक, हुरैरा ये पीछे बैठे हुए हैं। फिर शान मसूद, अगर अभी केप टाउन टेस्ट बाकी है, या तो उसमें कोई धुआंधार परफॉर्मेंस दे दें, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे दें, फिर तो ठीक है। अदरवाइज इस सूरत हाल में अगर उनसे कप्तानी ली जाती है, बल्कि अब ये डिबेट चल पड़ी है कि क्या वेस्ट इंडीज़ की होम सीरीज़ में शान मसूद कंटिन्यू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये जो नया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद शुरू होगा, यहाँ तक अगर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में भी शान मसूद ना कुछ कर सके, फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट मैच के कप्तान के बारे में सोचेगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी आप मीर हमज़ा की बात कर रहे थे। अगर चले मीर हमज़ा को इन्होंने नहीं खिलाया, लेकिन शाहिन अफरीदी को इन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे इन्होंने रेस्ट दिया या उन्होंने रिलीज़ किया, वो बांग्लादेश में खेलते नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे मीर हमज़ा या शाहिन अफरीदी होते तो शायद इस टेस्ट मैच का सिनारियो मुख्तलिफ होता, एंगल चेंज होता, एक्सपीरियंस इन दोनों के पास है, पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीत सकता था? मैं अली सलमान इससे बढ़कर आपसे बात कर रहा हूँ कि हारिस रऊफ क्यों नहीं खेल रहे टेस्ट मैच? आपका वो बॉलर जो 140 150 की स्पीड से करवा रहा है, इस पिच पे सेंचुरियन में अगर हारिस रऊफ होते तो पाकिस्तान को इतना मसला नहीं होता कि पाकिस्तान 2 विकेट से हार जाता। शाहीन बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर मैच शाहीन को खिलाएं, हर मैच हारिस रऊफ को खिलाएं। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें सर्टेन क्लॉजेज होती है ना, उन क्लॉजेज के मुताबिक मेरा ख्याल में मोहम्मद हसनैन, उसकी भी अच्छी खासी स्पीड है। लेकिन जो असल बात है कि हम अपनी क्रिकेट की तो बात करते हैं, लेकिन इन लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी तो भेजे ना। अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल स्टेज में आ गया, जब इंग्लैंड की सीरीज में रेस्ट कर रहे थे शाहीन और बाबर, इन्होंने एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच नहीं खेला। और जो मेरी इत्तलात हैं कि शाहीन ने पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तक वाइट बॉल पे फोकस करना चाहता हूँ। अब देखें, हमारा छोटे भाइयों की तरह है शाहीन, कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, एक कैटेगरी में आपको 40 से 50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं इस फॉर्मेट में खेलूंगा और इसमें नहीं खेलूंगा? तो मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेले, IL T20 में भी खेले, लेकिन जहाँ नेशनल ड्यूटी और ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ, ठीक है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप उसको रेस्ट दे देते, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेरे ख्याल में शाहीन को भी होना चाहिए था, हारिस को भी होना चाहिए। लेकिन अब चूँकि आकिब जावेद हेड कोच बन गए, अब वो प्लानिंग तो करें कि कौन से लड़के उनके प्लान में हैं और कौन से लड़के उनके प्लान से बाहर हैं। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। अब जिस तरह साजिद खान को हम देख लें ना, 19-20 विकेट लेने के बाद वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। मेरा ख्याल है, माजी में भी हमने देखा है, इस तरह जब सिचुएशन होती है कि लड़के की बहुत परफॉर्मेंस होती है तो पीसीबी कहता है चलें एक इजाफी प्लेयर भेज दें, चाहे उसको मैच ना खिलाना हो, लेकिन उसका दिल बड़ा हो जाता है कि चले मैं भी टीम के साथ हूँ। आप सपोर्ट स्टाफ में से किसी एक को कम करके साजिद को डाल देते, लेकिन साजिद को उसकी मेहनत का सिला नहीं मिला। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेस्ट मैच खेल जाता या 11 में उसकी जगह बनती, लेकिन साजिद को मेरे ख्याल में टीम के साथ जाना चाहिए था। ठीक है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और वाजिद भट्टी के साहब के साथ हम कंप्रिहेंसिवली इस 2024 को डिस्कस, साउथ अफ्रीका टूर को हमने डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी गो के वाइट वॉश ज़रूर किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। साथ साथ बाबर आजम का जो मुस्तकबिल है शॉर्टर फॉर्मेट में, इस पर भी गुफ्तगू की जा रही है, इसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे साउथ अफ्रीकन टूर को, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान उस अंदाज से कप्तानी करते नजर नहीं आ रहे जिस अंदाज से वो मुल्तान सुल्तान के लिए कप्तानी करते नजर आ रहे थे। सर, रिजवान की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या एज पर द एक्सपेक्टेशन है उनकी कप्तानी, या आप समझते हैं कि जिस तरह शान मसूद पे क्रिटिसिज्म हो रहा है इस तरह रिजवान को भी काफ़ी सुधार की बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करना और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी करना मेरा ख्याल दोनों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अब हमारे पास शान को भी हम कह रहे हैं कि कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ गए, तो अब हमारे पास फिर ऑप्शन कहाँ बचा? तो मेरे ख्याल में अब ये रिजवान का ऑप्शन है। सलमान अली आगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाने के लिए इतने जतन क्यों पीसीबी कर रहा है? अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी तो वो खुद ब खुद करेगा। लेकिन देखिए, कप्तान कोई भी हो, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जो उरूज व ज़वाल देखे हैं उसके मुताबिक कप्तान उसी वक्त ग्राउंड में अपनी अथॉरिटी मनवाता है जब वो ग्राउंड में परफॉर्मेंस दे। जब कप्तान की ये माइक ब्रेले जब इंग्लैंड के कप्तान थे तो इंग्लैंड का कल्चर डिफरेंट था। हमारे कल्चर में वो प्लेयर जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है वो मेरे ख्याल में कप्तानी नहीं कर सकता। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अभी जो हमने इन साउथ अफ्रीका की पिचेस पे देखा, रिजवान की मेरे ख्याल टेक्निक में कुछ मसला है। यहाँ पर हमें रिजवान को या तो उसकी टेक्निक बेहतर करवाना पड़ेगी। सवाल ये भी है ना कि जो हमने बैटिंग कोच शाहिद असलम साहब भेजे हैं, क्या ये बड़े प्लेयर शाहिद असलम साहब से सीखेंगे इस स्टेज पे जब वो दुनिया में आईसीसी अवार्ड्स जीत चुके हैं, रैंकिंग में नंबर 1-2 रहे हैं? तो मेरा ख्याल में जब इतना पैसा हम फॉरेन कोचेस पे लगा के फॉरेन कोचेस को तैयार करते हैं, अब पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच थे लास्ट ईयर 50 ओवर वर्ल्ड कप में, तो वो बाद में चले गए अफगानिस्तान की टीम में। अब अफगानिस्तान की टीम आप देखें जो जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच में 600 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान ने शायद 699 या कितने, तो एक बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर उन्होंने भी खड़ा कर दिया। मॉर्नी मॉर्कल हमारे बॉलिंग कोच थे, इंडिया ले गया। तो हम डिस्कवर करके लाते हैं और हमारी प्रोडक्ट फिर लोग लूट लेते हैं। तो इस पे भी हमें नजरसानी करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को लाएं उसको 2-3 साल का टर्म तो दे देना। अचानक 1-2 महीने या 5-6 महीने के लिए लाकर पाकिस्तान क्रिकेट की भी देखें। ये जो भी जैसन गिलेस्पी और गैरी कस्टर ने जो रिज़ाइन किया है, मैं तो कहता हूं कि जैसन गिलेस्पी ने तो एक इंटरव्यू भी दे दिया। गैरी कस्टन शरीफ आदमी है, उन्होंने भी खामोश होकर बैठ गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही। हम गलत मैसेजिंग कर रहे हैं वर्ल्ड में। अब दुनिया में बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कोच बनने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा। हमने 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, ग्रांट ब्रैडबर्न को हटाया, उनका पूरा कोचिंग स्टाफ हटा दिया, मिकी आर्थर हट गए। तो फॉरेन कोचेस को या तो लाए ना, अगर लाएं तो उनको उनका टर्म पूरा करने दें। पहले जो लोग पीसीबी को ये चेयरमैन को बताते हैं कि साहब आप गैरी कस्टन को रख लें, जैसन गिलेस्पी को रख लें, पहले चेक तो करें अपने फॉरेनर प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस जो इन मुल्कों में रेगुलर जाते हैं, उनसे पूछें कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लेकिन इस तरह बीच में 1-1, 2-2 महीने बाद अगर कोचेस छोड़ के चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में उससे पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होगी। इसके अलावा तो हमें कुछ हासिल उसूल होना नहीं है। अच्छा, ब्रैडमैन की बात की है माजिद भट्टी साहब ने, अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा कि उनके और अपने मुल्क में उनका क्या कोचिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ब्रैडमैन को ग्लैमरगन काउंटी ने भी जो वो आज ही हटाया, डिसिप्लिन पे। जी हाँ, डिसिप्लिन के इश्यूज पे तो बिल्कुल सही बात है कि उनका अपनी जो अपने मुल्क में जो उनकी सूरत हाल है उसको भी हमने कितने अरसे उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा, विमेंस टीम के साथ भी रखा। जी, और काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो मुंसलिक भी रहे। अच्छा सर, ये बाबर आजम के मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्योंकि शुएब अख्तर ने कहा कि अगर ये वाइट बॉल से नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इनका मुस्तकबिल जो है वाइट बॉल में नजर नहीं आ रहा। देखें, अभी केप टाउन टेस्ट बाकी है। बाबर आजम के साथ बैठकर एक बार आकिब जावेद या पीसीबी के लोग बात तो करें। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या होता है, उस प्लेयर को बिठा के वो कहते हैं कि भाई देखें आप इस फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर रहे, लिहाजा हम आपको चाहते हैं कि आप इस फॉर्मेट तक महदूद हो जाए।
बात कर लें, अगर बाबर आजम कंफर्टेबल है, देखें बाबर आजम को आप कुछ भी कह लें, उसकी एक क्लास और कैलिबर तो है। अभी 50 रन बनाकर उन्होंने जो स्ट्रोक खेला, अब मेरा सवाल ये है कि जब वो ड्रेसिंग रूम में गए होंगे या उनके आउट होने के कुछ देर बाद किसी कोच ने उनसे बात की होगी कि भाई आप तो टीम को फंसा के आगे, 50 के बाद आपका मिशन कंप्लीट थोड़ी हुआ। जहीर अब्बास साहब अक्सर बताते हैं कि भाई मेरे साथ जो सीनियर्स खेलते थे वो हमें कहते थे भाई 50 के बाद विकेट थ्रो नहीं करनी, आपने 100 करना है, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, इवन ट्रिपल सेंचुरी की डिमांड करते थे। लेकिन अगर कोई लड़का ये समझ ले कि भाई मैंने 50 कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, लिहाजा बाबर आजम को भी सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा इतना बड़ा दुनिया में नाम है और हर फॉर्मेट में उनका डिक्लाइन आ रहा है, तो अब बाबर आजम अगर अपना फैसला खुद कर लें, अदरवाइज फिर टीम मैनेजमेंट उनको बताए। अच्छा, आपने क्योंकि मुख्तलिफ अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के कैरियर को आपने ग्रास रूट से कवर भी किया है, डोमेस्टिक भी आपने देखी है, आपको लगता है कि बाबर आजम को जो किंग बाबर और बॉबी और कोई करे ना करे बाबर कर लेगा, इस तरह की जो बातें की जाती हैं, बाबर वाकई इसके अहल हैं या ओवर हाइप्ड प्लेयर हैं? देखें अली सलमान, मैंने जहां हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके थोड़े से फासले पर कराची प्रेस क्लब है। 96 में मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, जावेद मियांदाद जैसे बड़े प्लेयर ने रोते हुए रिटायरमेंट अनाउंस की। तो ये क्रिकेट आपको खुशियां बहुत देता है, आपको पैसा भी बहुत देता है, आपको शोहरत देता है, लेकिन ये क्रिकेट रुलाता भी बहुत है। लेकिन ये जो आपने जिन अलकाब का जिक्र किया, बाबर आजम यकीनी तौर पर उनके नॉलेज में ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ एजेंट का बड़ा मेन रोल है। एजेंट आप देखें ना, फ़खर जमान के साथ क्या हुआ, उसी एजेंट ने किया ना जो बाबर आजम के भी एजेंट है। बाद में जो मेरी इत्तलात है कि फ़खर जमान ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। बाबर आजम को आप ज़रूर खिताबात दें, लेकिन ये जो इस तरह के आप खिताब दे के और उसके बाद टीम अंडर परफॉर्म कर जाती है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सकते। देखें, अगर बाबर आजम किंग है तो मेरे और आपके कहने से किंग नहीं होगी, तारीख और कारकर्दगी उसका फैसला करेगी। लिहाजा बाबर आजम को अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करवाने से बेहतर है कि बाबर आजम को कहें कि क्रिकेट पे फोकस करे। अब जिस तरह अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी और बाबर आजम टेस्ट टीम से ड्रॉप हो गए, हमने पाकिस्तान में बड़े बड़े बैट्समैन देखे, बड़े बड़े प्लेयर देखे कि वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। बाबर आजम को हम नेट पे देखते थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेली, मुझे आज भी याद है 79 में जब पाकिस्तान की टीम भारत जा रही थी, हर प्लेयर की ख्वाहिश थी कि बहुत सालों के बाद पाकिस्तान की टीम भारत जा रही थी। आसिफ इकबाल कप्तान थे, सरफराज नवाज ने एक मैच नहीं खेला था, शायद उस ज़माने में कौन सी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी या पेट्रन्स ट्रॉफी, तो सरफराज नवाज को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट ही नहीं किया गया इंडिया के टूर के लिए। लिहाजा प्लेयर्स को बोर्ड डिसिप्लिन कर सकता है, मैं और आप नहीं। हम तो ये कैमरे की आंख के सामने और माइक के सामने बात करते हैं, लेकिन जो वो लोग जो डिसीजन मेकर हैं, जो फैसला साजी का जिन लोगों को इख्तियार है, उन लोगों को चाहिए कि भाई आप प्लेयर्स को कहें कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलें। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो ये यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी क्रिकेट का अच्छा खासा सत्यानाश किया है? ये प्लेयर्स को ओवर हाइप कर देते हैं, किसी की इज्जत गिरा देते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो चढ़ा देते हैं। देखें, ये असल, अब आप मुद्दे की तरफ आएँ कि ये सारा खेल तो सोशल मीडिया का खेल है ना। सोशल मीडिया पे उनके एजेंट्स और यूट्यूबर्स, और कुछ यूट्यूबर्स और माजरत के साथ कुछ हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो तो लगता है कि कोई पीसीबी का तर्जुमान बना हुआ है, कोई बोर्ड प्लेयर्स का तर्जुमान बना हुआ है, कोई किसी के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये सहाफ़त हमने तो नहीं देखी, हमें तो उस्तादों ने कुछ और बताया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे एक हमारे सीनियर ने कहा कि यार आपसे बड़े सहाफ़ी कराची के डरते हैं। मैंने कहा भाई वो सहाफ़ी नहीं डरते, हम खुद अपनी इज्जत बचा के साइड से निकल जाते हैं। हमें पता है कि इन लोगों को हेड डाउन होने का मकसद है कि ये किसी भी वक्त आप पे खुदकुश हमला कर देंगे। लिहाजा ये यूट्यूबर्स की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो वो कोई किंग कह रहा है तो कोई उसके अगेंस्ट में हमारे दोस्त हैं, हमारे और आपके कमर रज़ा इफ़ी, वो कुछ और भी तो कहते हैं घंटे का खेल। ऑलराइट, अच्छा ज़रा फ़खर ज़मान की तरफ आते हैं। सर, फ़खर ज़मान के साथ आपको लगता है कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ के, या उनको ज़्यादा सज़ा दी जा रही है, उनके जुर्म से ज़्यादा सज़ा दी जा रही है? अच्छा, मैंने फ़खर ज़मान का केस अली सलमान बहुत लड़ा पिछले दिनों,
लेकिन मैं विटनेस भी हूं जहां पे आपने बात की थी जी हाँ। नहीं, वहां भी बात की, वो मोहसिन नकवी साहब के सामने तो बात की मैंने उस मीटिंग में। मैंने वैसे टीवी प्रोग्रामों में बहुत कहा कि भाई अगर आपका बच्चा गलती करेगा तो आप उसको डांटेंगे, कई बार थप्पड़ भी मार देंगे, लेकिन बच्चे को घर से तो नहीं निकालेंगे। तो फखर जमान के लिए तो हमने बहुत बात की, लेकिन लास्ट वीक मैंने उनका यूट्यूब पर इंटरव्यू सुना। वो तो कह रहे हैं जी मैं तो अपनी बीमारी की वजह से, मैंने ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी से कहा था एक और बात भी कि उन्होंने कहा मैंने सहाफियों को जवाब दिया, वो सहाफी जो आप जैसे जैयद सहाफी हैं, उनका केस लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे रोजाना शो कर रहे हैं, हम यहाँ पे उनके लिए बात करते हैं, वो उल्टा हमें ही जवाब दे रहे हैं। और वो होते कौन है कि वो सहाफियों को जवाब दे रहे हैं? किस कैपेसिटी में सहाफियों को जवाब दे रहे थे बाबर आजम के एक्सक्लूजन के हवाले से? देखिए, बाबर आजम तो स्टार है ना। बाबर आजम की जब सहाफ़ी तारीफ़ करते हैं तो फ़खर ज़मान ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत तारीफ़ होगी अब तारीफ़ कम करें, दूसरे की तारीफ़ करें। तो लिहाजा मेरा ख्याल में अब ये फ़खर ज़मान ने जो जिस तरह ट्रैक बदला है, अब वो कह रहे हैं जी मुझे तो थायराइड का कोई इशू था, मुझे डॉक्टरों ने कहा था और मैंने 2 महीने का ब्रेक लिया हुआ था। डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कैचेस भी अच्छे ले रहे हैं, अच्छे कैचेस ले रहे हैं। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि फ़खर ज़मान का वो पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें वो कहते हैं कि मैंने तो बाबर आजम के लिए पहले ट्वीट कर दिया था, हालांकि टाइमलाइन उस ट्वीट की चेक कर लें, अब शायद वो डिलीट कर दिया, किसी ने तो सेव किया होगा, तो टाइमलाइन अगर चेक कर लें तो उसी वक्त जब बाबर आजम टीम से ड्रॉप हुए उसी वक्त उन्होंने कहा कि लेकिन बीमारी का अगर मसला था तो पीसीबी तो ज़रा सी बात पर प्रेस रिलीज भेज रहा होता है तो मीडिया को बताने की तो कोशिश करता, उनको एजुकेट करता कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, फ़खर ज़मान बीमार हैं। और जब टीम में वो शामिल नहीं थे, जिस दिन प्रेस रिलीज आपने निकाला उसमें लिखना चाहिए था कि फ़खर ज़मान ने हमसे 2 महीने का ब्रेक मांगा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा फ्लैशबैक में जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान को अमेरिका जैसी टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, बांग्लादेश पाकिस्तान को होम सॉइल पर हरा के चले गए, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे उस फियास्को के हवाले से जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ। सर क्या हुआ T20 वर्ल्ड कप में? किसी को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान अमेरिका जैसी टीम से हार गया? मेरे ख्याल में हमने जब क़यादत चेंज की ना, न्यूजीलैंड के 5 मैचेस के बाद हमने अचानक शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा के फिर बाबर आजम को कप्तानी दे दी, और मज़े की बात बाबर आजम ने कबूल भी कर ली। तो मेरे ख्याल में अगर ज़का अशरफ साहब ने सही किया या गलत फैसला किया, बोर्ड चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह डिसीजन चेंज हो जाना मेरा ख्याल में सही नहीं था। लेकिन अमेरिका जैसी टीम से सुपर ओवर में हार जाना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में शर्मनाक है। हमने बड़ी बड़ी पाकिस्तान टीम की शिकस्तें देखी, लेकिन ये भी मेरा ख्याल तारीख में जब पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्तें देख लें, या मुझे एक याद आ गया कि 2007 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान आयरलैंड से हारा, तो मैंने जियो न्यूज़ पे जहाँ मैं काम करता हूँ मैंने कहा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दिन है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो किंगस्टन जमैका में दफन हो गई। तो मेरा ख्याल में ये शिकस्त उससे भी बदतर शिकस्त थी। अमेरिका जैसी टीम जो बिल्कुल नई आई थी, आयरलैंड तो चलें फिर भी उसका कोई थोड़ा बहुत तो मकाम था। तो मेरा ख्याल में साल में पाकिस्तान हालांकि जिम्बाब्वे से भी हारा, आयरलैंड से भी T20 मैच हारा, लेकिन ये जो शिकस्त थी पाकिस्तान की अगेंस्ट अमेरिका, उससे पाकिस्तान टूर्नामेंट से भी बाहर हो गया। तो ये मेरे ख्याल में बदतरीन शिकस्त थी। अच्छा, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने खुद भी कहा, पाकिस्तान आयरलैंड से भी हार रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार रहा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हार रहा है, पाकिस्तान USA से भी हार रहा है, और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट नहीं है। क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान इस नहज पर आ गया? मेरे ख्याल में जो PCB में ऊपर तले तब्दीलियाँ हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़का अशरफ साहब बुरे थे या मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं PCB में, हर बंदा अपनी टीम ला रहा है। अब जिस तरह मोहसिन नकवी साहब आए, गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी को वहाब रियाज को लेकर आए, पहले वहाब रियाज को ले आए। तो ये जो तवातुर के साथ चेंजेस हो रही है ना, कप्तान चेंज हो रहे हैं,
फिर वहाँ प्लानिंग चेंज हो रही है, सिलेक्शन कमेटी बीच सीरीज में चेंज हो गई। तो मेरा ख्याल में जब तक हम अपने सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, मुस्तकिल मिजाजी कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, तो इस किस्म के सानिया फिर फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया नहीं आ रही है, पाकिस्तान अब वहाँ नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए क्या फतह है, इंडिया की हार है, या आप समझते हैं इंडिया को यहाँ पे एज हासिल हो गया? देखिए, इंडिया ज्यादती कर रहा था। पाकिस्तान तो 2011 के वर्ल्ड कप में गया, 2016 में गया, 2023 में गया, और उसके अलावा 2012-13 में ज़का अशरफ साहब जब थे तो T20 और वनडे सीरीज खेलने गया। एक बार पाकिस्तान की विमेंस टीम तो हम 5 बार गए। लेकिन इंडिया जो पॉलिटिक्स कर रहा था, मेरे ख्याल में पीसीबी ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया, मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ। विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान अगर इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आ रहा तो हम क्यों इंडिया के मुल्क में जाएं? मेरा ख्याल में 3 साल तो चलें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो गुजर जाएंगे, लेकिन जब तक इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, अब पाकिस्तान भी इसको मशरूत कर दे। बल्कि आप तो मौजूद थे, मोहसिन नकवी साहब ने उस मीटिंग में भी कहा था कि अब जब तक इंडिया नहीं आएगा हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल पाकिस्तान ने सही किया। फिर पाकिस्तान को एक विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई, लेकिन इससे अच्छी डील मेरे ख्याल में हो नहीं सकती थी। अब इंडिया, ज़ाहिर है, पूरा पैसा स्पॉन्सर्स का इंडियन कंपनियों का लगा हुआ है, लिहाजा इंडिया अपनी टर्म जो है वो डिक्टेट करवा रहा है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के साथ अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो 2023 में भी इंडिया में तकरीबन 5-6 हफ्ते गुजार के आया। वहाँ तो आपको नहीं लगता कि आप दूसरे मुल्क में चले गए। अच्छा। वो जब पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ भी हमारी मेज़बानी के लिए इंडियन सहाफ़ियों ने किताबें लिख दी, लेकिन उनका बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट यहाँ खेलने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सर, वक्त थोड़ा महदूद है, क्विकली मैं आपसे 2-4 सवाल करूँगा। आपको लगता है कि हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन है उन्होंने भी काम ख़राब किया? बल्कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था कि जहाँ पे रमीज़ राजा जो उस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि भाई भट्टी साहब को खुश रखें तो सब सही रहेगा। फिर रमीज़ राजा साहब ने जाते हुए मेरे बारे में एक बयान भी दे दिया। तो ये क्रिकेटर्स, आपको पता है कि पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं। हालांकि रमीज़ से मेरी 1984 में श्रीलंका की टीम कराची में आई हुई थी, और शहर में कोई बड़ी किसी कम्युनिटी का फंक्शन था, तो शहर के सारे होटल बुक थे। पाकिस्तान टीम एयरपोर्ट पे ठहरी हुई थी होटल में। तो मैं, पहली मुलाकात मेरी जब रमीज़ राजा से हुई तो मोहसिन कमाल उनके रूममेट थे। मेरी उस वक्त से उनसे सलाम दुआ है। ज़ाहिर है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनका पता नहीं चलता। क्रिकेटर्स, किसी ने कोई कान में कोई फूंक दे दी हो, किसी ने कोई, उन्होंने कहा कि इंडिया ग्रांट देता है तो हमारा बोर्ड हमारी क्रिकेट चल रही है, इस किस्म के स्टेटमेंट देना बनता था एज ए चेयरमैन उनका? देखें, अभी इतना बड़ा ये चैंपियंस ट्रॉफी का इशू था, वो क्रिकेटर्स जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं, किसी ने बयान नहीं दिया इस इशू पे, इंक्लूडिंग रमीज़ राजा। तो आपको पता है कि इन्होंने भी तो वहाँ जाके बाद में इनके भी तो स्टेक्स, और बहुत सारी जो लीग्स हो रही हैं, मेरा ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, दुनिया में इस वक्त जितनी फॉरेन लीग्स हो रही हैं, 20 टीमें ऐसी हैं, फ्रेंचाइज ऐसी हैं दुनिया के मुख्तलिफ लीग में जो इंडियन ओनर्स की हैं। ज़्यादा उनको अफोर्ड नहीं है कि वो उनके खिलाफ बोल सकें। क्विकली सर 2-3 सवाल जल्दी से, कि एक तो अरशद नदीम ने इस साल कामयाबी हासिल की पाकिस्तान के लिए, बड़ा ज़बरदस्त है, इस हवाले से रहा। फिर हॉकी का क्या आपको नज़र आ रहा है कि हॉकी में पाकिस्तान ने, जूनियर जो पाकिस्तान की हॉकी टीम है, उसने किस हद तक बेहतर कारकर्दगी दिखाई है? देखें, अरशद नदीम नो डाउट 2024 में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैंने उस कामयाबी के बाद शायद 5-6 महीने हो गए अरशद नदीम को कभी ट्रैक पे ही नहीं देखा। तो ऐसा तो नहीं कि इस चकाचौंध के अंदर अरशद नदीम फिर गायब हो जाएं, बल्कि हमने कराची प्रेस क्लब में भी उनको बुलाना था, उन्होंने नंबर चेंज कर लिया, एजेंट रख लिया, फ़ोन नहीं उठाते। तो मैं तो अरशद नदीम साहब से कहूँगा कि भाई, ये मीडिया की वजह से सब कुछ है, आप ज़रूर फ़ोन चेंज कर लें। हॉकी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन अगेन वही जो क्रिकेट में होता रहा। हॉकी फेडरेशन में आप देखें, वो बुकटी साहब आ गए, राना मुजाहिद साहब आ गए, हैदर हुसैन जो थे वो अचानक उनको हटा दिया गया। तो मेरा ख्याल में सियासत से, जब हम इंडिया के लिए कहते हैं कि क्रिकेट को सियासत से बालातर करें, तो पाकिस्तान में भी जो खेल हैं उनमें सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासत होगी तो फिर खेलों का वही हाल होगा जो हॉकी का हो रहा है। और 2 अच्छी खबरें दी कि पावर लिफ्टिंग में जो सोहेल सिस्टर्स थी, उन्होंने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ में 18 मेडल जितवाए। फिर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता T20 का। और पैरा ओलंपिक्स में भी वो एक साहब जो थे, उन्होंने शायद इस बार ब्रॉन्ज या
सिल्वर मेडल जीता। तो ओवरऑल देखें हमारे पास सहूलतें नहीं है, और वो जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, आप देखें कुछ अरसे बाद वो इंडोर अगर हॉल है तो वो खंडर में तब्दील हो जाता है, ग्राउंड जो हैं वो वीरान हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में स्पोर्टिंग कल्चर जिस तरह है वो कल्चर पाकिस्तान में हमारे पास टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट कहाँ जाके अपनी टैलेंट को निखारने की स्क्वाश में भी हमने ग्लिम्पसेस में कुछ परफॉर्मेंसेस दी हैं। स्क्वाश में एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ मैंने जो स्क्वाश कवर की, जहांगीर खान, जानशेर खान, कमर जमान, मोहिबुल्ला, हिदायत जहान, उस ज़माने में वर्ल्ड के जो 6-7 टॉप रैंक प्लेयर थे सिवाय जेफ हंट ऑस्ट्रेलिया के, सारे पाकिस्तानी थे। लेकिन आज हम छोटी छोटी जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें जब पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिलती है तो खुश होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में हमें और जो भी गवर्नमेंट हो, हमें इस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन जहाँ से खेल चलता है वहीं से सारी सियासत की नज़र हो जाते हैं। अभी आरिफ सईद साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। आरिफ सईद साहब एजाज भट्ट साहब के दामाद हैं और पीसीबी गवर्निंग बॉडी में भी रह चुके हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बेहतरी की तरफ काम करेगी। अब सर ओवरऑल अगर मैं पूछना चाहूँ, क्रिकेट आप किस तरह देख रहे हैं 25 में? हॉकी जो मेजर स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो आपकी दानिश में क्या फ्लरिश करेंगे या इसी तरह से हम सिसकते हुए नजर आएंगे? देखिए मोहसिन नकवी साहब जिस तरह कोशिशें कर रहे हैं, शायद उनको अब क्रिकेट की पॉलिटिक्स भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर वो पीसीबी हेडक्वार्टर में अपना हाउस इन ऑर्डर कर दें, वो अफसरान जो बदइंतज़ामी में मुलविस हैं उनको थोड़ा साइडलाइन कर दें। ज़ाहिर है देखें क्रिकेट बोर्ड में आना मसला नहीं है, किसी अफसर को पीसीबी में से निकालना बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सियासी मामलात जो हैं उनसे वो अफसरान जुड़े रहते हैं। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी का इशू चलाया है और थोड़ी पाकिस्तान टीम में भी हमें बेहतरी नज़र आ रही है, तो 2025 में पाकिस्तान को अच्छी खबरें मिलेंगी। आई होप कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो लाहौर में हो और पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही हो, फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल कहाँ जाता है। और लाहौर में होने का मतलब ये है कि फिर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं होगी, तो पाकिस्तानियों के लिए ये फिर डबल खुशी हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। लेकिन जाने से पहले कोई नए साल का कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहें? मेरा अली सलमान सिर्फ नौजवानों को पैगाम है, ज़ाहिर है खेल से ज़्यादा नौजवान ही जुड़े हुए हैं। ज़िंदगी में नौजवानों को मैं अक्सर ये बहुत सारी जगहों पर ये पैगाम दे चुका हूँ कि ज़िंदगी में शॉर्टकट से अवॉइड करें। चाहे सड़क पे जो रॉन्ग साइड से गाड़ी ला के शॉर्टकट पे जाने की कोशिश करके हादसे का शिकार हो जाते हैं, या पाकिस्तान टीम में या कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद की टीम में आने के लिए शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, उससे अवॉइड करें। जो एक रास्ता है उसको पकड़ें, अपनी मंजिल हासिल करें। हमारे मुल्क में देखें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा बेटा इसी कराची शहर में उसने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया और यहीं से उसको नौकरी मिली और यहीं से उसको कंपनी बाहर लेकर गई। तो अपने मुल्क को इतना हकीर ना समझिए जो सियासतदान कहते हैं कि जी लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन हम अपने आप को इस काबिल कर दें कि हमारी बाहर ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़िंदगी में शॉर्टकट से अवॉइड करें और अपने मुल्क की नेकनामी के लिए काम करें। हमारे यहाँ ये कि मैं अपने आप को कहता हूँ जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और दूसरे की बदयांती पे मैं आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन पसे पर्दा रहकर मैं भी गलत काम करने की कोशिश करता हूँ। तो अपने आप को हम सुधारें, हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इस साल के आखिरी शो में हमारे मेहमान खुसूसी थे। हमें उम्मीद है कि भट्टी साहब के साथ ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि दरिया को कूजे में बंद करें, कम वक्त में जो पूरे साल का अहाता करें कि किस तरह पाकिस्तान का स्पोर्ट्स और बिलखुसूस पाकिस्तान की क्रिकेट रही है। लेकिन जाने से पहले GTV की जानिब से और जी स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि ये साल हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन, आशती और खुशियाँ लेकर आएगा और ये साल और मज़ीद इस तरह के आने वाले साल जो हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने में माविन और मददगार साबित होंगे। लेकिन उसके लिए जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि नीयत नेक और खुलूस होना बहुत ज़रूरी है, तो पूरी नीयत नेकी और खुलूस के साथ जो हमें इस साल को पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से फ्लरिश करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान और सीनियर एट सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और हमारे बहुत ही काबिल मुशफ़्फ़क़ और काबिल उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।